नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसके जरिए हम हर दिन आपको बताते हैं हरियाणा सरकार की उन तमाम योजनाओं और नीतियों के बारे में जो आमजन को लेकर शुरू की गई है। वो तमाम उपलब्धियां जिससे हरियाणा प्रदेश ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नया कीर्तिमान स्थापित किया। वो विकास जिसने देश दुनिया में नहीं बल्कि तमाम जगह अपनी अमिट छाप छोड़ने का काम किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि गांव के विकास के लिए सरकार की ओर से कई सराहनीय कदम उठाए गए, जिसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। गांव में पारदर्शी विकास के लिए पंचायतों की शक्ति को बढ़ाया गया है। सबसे पहले बात ई टेंडरिंग प्रक्रिया की। हरियाणा सरकार ने गांव के विकास के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि इससे न सिर्फ गांव के विकास में पारदर्शिता आएगी बल्कि कम समय में विकास के कामों को गति भी मिलेगी। पंच और सरपंच अब अपने स्तर पर फैसले लेकर पारदर्शी तरीके से गांव का विकास करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मनोहर सरकार ने सरपंचों की ताकत बढ़ाने के साथ प्रदेश को विकासशील बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बिना गांवों के विकास के शहर का विकास संभव नहीं है। लिहाजा पंचायती राज संस्थान को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, ताकि अब पंच और सरपंच अपने स्तर पर फैसले लेकर पारदर्शी तरीके से गांवों का विकास कर सकें। सरकार के इस फैसले से गांव का पैसा कहां और किस रूप में खर्च किया जाना है, खुद सरपंच, पंचायत समिति चेयरमैन और जिला परिषद चेयरमैन आपसी सहमति से तय करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि पहले गांवों के विकास के लिए फाइलें टेबल पर धूल फांकती रह जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार की ओर से जारी एक एक पैसा स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी मर्जी से खर्च कर सकेंगे। हरियाणा सरकार ने ई टेंडरिंग पर अपने मनोहर फैसले का जिक्र करते हुए बताया कि सरपंचों के खर्च की सीमा 2 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है। 5 लाख से ऊपर के काम ई टेंडरिंग से होंगे। कोटेशन के काम की मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपए कर दी गई है। छोटी पंचायतों का पैरामीटर अलग करने का फैसला लिया गया। कोटेशन के काम 50% से ज्यादा नहीं करवाए जाएंगे। मनोहर सरकार ने बताया कि कोटेशन के काम की जिम्मेदारी सरपंच की होगी। मनोहर फैसले में बताया गया कि 1 अप्रैल से सरपंचों का मानदेय 5,000 रुपए किया जाएगा, वहीं पंचों का मानदेय 1,600 रुपए किया जाएगा। सरपंचों और पंचों को डीए देने की भी मंजूरी मनोहर सरकार ने दी है। बिजली के बिलों पर 2% का कर भी पंचायत को मिलेगा। साथ ही संपत्ति की बिक्री का 1% पैसा ग्राम पंचायतों को मिलेगा। छोटी पंचायतों में 20 लाख तक के प्रस्ताव पर 5 लाख रुपए छोड़े जाएंगे। बड़ी पंचायतों में 25 लाख के प्रस्ताव पर 10 लाख रुपए छोड़े जाएंगे, जिसे लेकर कुल 6,217 पंचायतें और 5,048 पंचायतों ने प्रस्ताव डाला है। अभी तो सरपंच, क्योंकि सरपंचों का जब चुनाव हुआ उस समय भी कुछ बातें हमने घोषित की थी। एक विचार ऐसा इस बार बना था कि ये सारे काम जनता के जो लिए काम किए जाते हैं उनको अधिक से अधिक पारदर्शी बनाना और जो काम ठीक न करे उसको जवाबदेह बनाना, इसका भी हमने एक अभियान लिया है। जितना पैसा हम भेजेंगे, चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है तो टेक्नोलॉजी से हर चीज को मॉनिटर भी किया जा सकता है। वो समय अब खत्म हो गया कि जब कोई प्रधानमंत्री भी ये कहता था कि 1 रुपया ऊपर से भेजा जाता, नीचे 15 ही पैसे पहुंचते हैं। अब तो टेक्निकली 1 रुपया अगर भेजा जाएगा तो 1 ही रुपया खाते में नीचे जाएगा, बीच में कोई स्कोप नहीं है उसमें से कोई एक भी पैसा निकाल ले। इसलिए उस पारदर्शिता को लाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था हमने शुरू की थी। और ई टेंडरिंग की व्यवस्था में एक लिमिट, जो कि पहले तो तकरीबन बड़ी राशि का काम सरपंच ई टेंडरिंग के बनाई करवाते थे, लेकिन इस बार एक लिमिट लगाई थी हमने पहले तो 2 लाख रुपए की, कि 2 लाख रुपए से नीचे के जो काम हैं वो लोग कोटेशन के आधार पर करा सकते हैं। 2 लाख या इससे ऊपर के काम सारे ई टेंडरिंग पर होंगे। अब थोड़ा विवाद हुआ कि नहीं 2 लाख रुपए बहुत कम है, इससे तो शायद एक गली भी नहीं बनती है, फिर हमें अलग अलग से छोटे छोटे काम कराने पड़ते हैं। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, मांग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने सब विचार विमर्श करने के बाद बहुत से सरपंचों से अलग अलग भी बात हुई, जनता के लोगों से भी बात हुई। सो फॉर सो अभी 2 दिन पहले हिसार में किसानों का एक मेला था, कृषि मेला। कृषि मेला में लगभग 10,000 से ऊपर संख्या थी जहां मेरा संबोधन हुआ और मैंने खुल करके पूछा, मैंने कहा ये ई टेंडरिंग के विषय में
हमको जो हमारा स्टैंड है ठीक है कि नहीं है, तो सब ने हाथ खड़े करके और खूब तालियां बजाकर कहा कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, पारदर्शिता भी होगी, काम करने वाले लोगों को, नए लोगों को भरने का भी अवसर मिलेगा, वरना तो वही फिर अपने अपने लोग और घूम घाम के उन्हीं को काम मिलता वही करते हैं, दूसरे नए आदमी को आने का अवसर मिलता नहीं है। तो ई टेंडरिंग के कई फायदे हमारे हैं। तो उसमें से मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर एक सरपंच मान गया होगा, लेकिन अधिकांश सरपंचों ने हमारी बात मान करके और काम कराने शुरू कर दिए हैं। हमने इसमें थोड़ा उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अभी निर्णय लिया है कि ये 2 लाख की बजाय इस लिमिट को हम 5 लाख रुपया कर रहे हैं, और 5 लाख रुपए तक के काम वो कोटेशन के आधार पर करेंगे। 5 लाख से ऊपर के काम सभी ई टेंडरिंग से होंगे। एक विषय था कि इनको जो मानदेय हम देते हैं उस मानदेय को बढ़ाया जाए, तो हमने उसको भी अप्रैल से जो मानदेय उनको मिलेगा अब आगे 3,000 रुपए से बढ़ाकर सरपंच के लिए 5,000 रुपया किया है, और जो पंच है उसका मानदेय 1,000 से बढ़ा के 1,600 रुपया किया है, और इसको डीए रेट से साथ जोड़ दिया है। यानी जो बेसिक 3,000 और 1,000 है, इसके ऊपर डीए, जैसे आज की डेट में वैसे तो डीए 40-42% ही है, 42%। हाँ, तो 42% के हिसाब से तो ये बनता 4,200 रुपया, लेकिन अभी हमने उसको 5,000 कर दिया है। इसी प्रकार से 1,000 का भी वो 1,400 बनता, उसको 1,600 कर दिया। तो ये डीए बढ़ते बढ़ते 60% से जब ऊपर हो जाएगा, तब उनका उस डीए के हिसाब से जो उचित होगा वो फिर 5,000 से भी ऊपर वो जा सकते हैं सरपंच, और ये 1,600 रुपए से भी ऊपर जा सकते हैं। एज पर कैलकुलेशन ऑफ डीए ये इनके रेट हर 6 महीने के हिसाब से वो बढ़ते जाएंगे। कार्यकाल कभी किसी का कितना ही हो, लेकिन अभी जो बेसिक 2016 के रेट से ये बढ़ेगा, 2026 में इसको फिर रिवाइज किया जाएगा। 10 साल बाद जैसे कर्मचारियों का होता है, हर 10 साल के बाद रिवाइज होता है, डीए चलता रहता है, बाद में 10 साल बाद डीए को मर्ज कर देते हैं, और फिर बेस रेट 10 साल का दोबारा से शुरू होता है। तो हमने प्राय और भी जहां जहां इस प्रकार के विषय हैं, बजाय हर दिन कोई डिमांड रखे, तो एक बार तय किया, फिर उसके बाद 10 साल तक डीए रेट्स। हमने तो इवन जो हमारे विधायकों की जो पेंशन है उसको भी डीए रेट्स के साथ जोड़ दिया है। ऐसे ही मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत जो मिनिमम वेजेस तय होते हैं उसको भी डीए के साथ नहीं, बल्कि उसको सीपीआई सर डीए भी सीपीआई के ऊपर लगभग वैसे ही होता है। हाँ। बिजली के जो बिलों के ऊपर 2% का हमने एक पंचायत कर लगाया है, उसको भी पंचायतों को रेगुलर 3 महीने में दिया जाएगा। अभी तक जो पिछला बचा हुआ है वो 1 अप्रैल 23 के बाद सब कैलकुलेशन करा रहे हैं, तुरंत पिछला जो एरियर है वो भी उनको मिलेगा आगे हर 3 महीने में, क्योंकि बिजली के जो बिल होते हैं वो उनसे लेने होते हैं। पंचायत घर का बिल है, कोई ट्यूबवेल का बिल है, कोई स्ट्रीट लाइट का बिल है, जो भी है ये सारे पंचायत से लेने होते हैं, और जो उनके एरिया में जितना भी बिल बनता है एग्रीकल्चर को छोड़कर, उसका 2% उनको देना होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि जो भी विकास कार्य किए जाएंगे वो ऑडिट के सिस्टम से होंगे। एस्टीमेट, बिल, भुगतान कॉमन पोर्टल से होंगे। रेट की बात पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिक्र किया कि HSR रेट और DC रेट के बीच समन्वय बनाया जाएगा। लोकल लेवल पर DC रेट बनाए गए हैं और HSR रेट को जिला स्तर पर बनाकर नोटिफाई किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों में काफी पारदर्शिता दिखाई देगी। जो हमारी बातचीत तो सारे प्रतिनिधिमंडल से हुई है, उन्होंने उसको स्वीकार किया कि जो भी कोटेशन का काम होगा, लिमिट चाहे कुछ भी होगी, लेकिन उसका ऑडिट ये जरूर होगा। और ऑडिट का सिस्टम भी अब जिसको कहना चाहिए कि ऑनलाइन प्रणाली से ही होगा। ऑनलाइन प्रणाली से ही उसके जो एस्टीमेट हैं वो तैयार किए जाएंगे, ऑनलाइन उसकी MB भरनी होगी, बिल भी अपलोड होंगे, भुगतान जो है वो भी एक कॉमन पोर्टल से होगा। विषय आएगा रेट का। रेट्स 2 प्रकार के ये प्रचलित हैं। एक है HSR रेट्स, हरियाणा शेड्यूल्ड रेट्स, दूसरे हैं DC रेट्स। लोकल लेवल पर DC रेट शायद इसीलिए बनाए गए हैं कि हर जिले में इस प्रकार की चीजों के रेट थोड़ा डिफर करते हैं, चाहे रेत का रेट है, चाहे ईंटों का रेट है, चाहे मानो टाइल्स का रेट है, क्योंकि जो बल्कि मटेरियल होता है उस रेट को वहां के लोकल परिस्थिति के हिसाब से रखना पड़ता है। उसका फ्रेट कितना लगता है, कितनी दूर से लाना पड़ता है, इसलिए एक ही रेट नहीं रखा जा सकता। जहां ईंटें बनती हैं वहां थोड़ी सस्ती मिलेगी, जहां ईंटें बनती ही नहीं है, दूर से आती हैं, तो स्वाभाविक है ईंट के रेट से एक बहुत बड़ा प्रतिशत उसका फ्रेट में जाएगा। यही स्थिति मिट्टी की, रेत की, इंटरलॉकिंग टाइल्स की,
कभी कभी मजदूरी भी अलग अलग होती है। कुछ स्थानों पर मजदूरी सस्ती होती है, कहीं कहीं एनसीआर एरिया में मजदूर महंगा मिलता है, तो उन रेट्स का थोड़ा डिफरेंस ये हमेशा रहता रहा है। इसमें अब उनकी मांग क्या थी कि इन रेट्स को रियल लेवल पर लाया जाए जो मार्केट रेट है। हमने निर्णय करके उनको बता दिया है कि कुछ आइटम्स, खास करके जैसे इंटरलॉकिंग आइटम्स हैं या ईंटें हैं, जो एक स्टैंडर्ड कुछ तय किया जा सकता है उसका, इसका रेट कंट्रैक्ट करेंगे हर जिले का। ब्लॉक का है, जिले का सर जिले का है सर। जैसे ब्लॉक लेवल पे अगर कोई वेरिएशन आती है तो कैप्चर करते हैं, बट ये डीसी रेट जो ब्लॉक लेवल पे करते हैं, इंटरलॉकिंग का जो रेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही रेट कंट्रैक्ट होगा। उस रेट से सस्ता कोई लेना चाहे लेके लगा सकता है। क्वालिटी जो तय होगी, उसका पैरामीटर तय होगा, वही ली जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ नेगोशिएशन करके सस्ता भी लेना चाहता तो ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम रेट वही होगा जो रेट कंट्रैक्ट होगा। रेट कंट्रैक्ट में जो पार्टीज टेंडर करेंगी, जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी और रेट मैचिंग जो करेंगी L1 को, उनको सबको सप्लाई करने का अवसर दिया जाएगा। किसी से भी मटेरियल जो है वो लिया जा सकता है। विकास कार्यों में आने वाली समस्याओं का समाधान किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार तत्पर है। पंचायतों में मनोहर काम के लिए सरकार सजग है। हरियाणा सरकार का मानना है कि पहले कई ऐसी शिकायतें आती थीं कि सरकार की ओर से पैसा भेज दिया जाता था, लेकिन वो कहां और किस रूप में खर्च हो रहा है, इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास नहीं होता था, जिसका असर गाँव के विकास पर पड़ना स्वाभाविक था। लेकिन सरकार के इस कदम से अब न सिर्फ काम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि नए लोगों को भी काम का मौका मिलेगा। मनोहर लाल का मानना है कि सरकार का ये कदम पंचायती राज संस्था को मजबूत बनाने के लिए है। ई टेंडरिंग को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर कर विकासशील हरियाणा के लिए ई टेंडरिंग कितनी कारगर है, इससे प्रमुखता से समझाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जोर दिया। गांव में विकास की गंगा बढ़ाने के लिए पंच सरपंचों के खर्च की लिमिट बढ़ाने के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों की ताकत बढ़ाने का भी काम किया, जिससे सरपंचों में खुशी है और साथ ही इस व्यवस्था से विकास कार्यों में पारदर्शिता भी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार ग्राम सचिव की जो ACR लिखी जाएगी, उस ACR पर भी सरपंच को अपनी टिप्पणी देने का अधिकार होगा कि उस ग्राम सचिव का व्यवहार कैसा है। उसके लिए एक रिमार्क्स के लिए, और वो रिमार्क्स देख करके ही उसकी ACR जो अधिकारी है उसको हिसाब से लिखेंगे। कुछ जो भ्रांतियां हैं या कई तरह के विषय चले पिछले दिनों में, केवल उसको स्पष्ट करने के लिए और आपके सामने विषय में रख रहा हूं। आपको कोई बात उसमें लगती है तो जरूर बाद में पूछें। पहली बात तो है कि जो पंचायती राज सिस्टम है ये 3 टियर सिस्टम है, और 3 टियर सिस्टम में जिला परिषदें, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें। कहीं
एक मैसेज ये जाता है कि पंचायती राज में केवल पंचायतें ही आती हैं और पंचायतों में भी केवल सरपंच राज जो होता है वही होता है। तो पहली बात तो ये 3 टियर है। दूसरा, ये सरपंच राज के बजाय पंचायती राज, इस पर चलने का एक सिस्टम, क्योंकि हम इनको अधिक से अधिक ताकतें नीचे ग्राउंड लेवल पर दें, उसके लिए पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से, जिला परिषद के सीओज के माध्यम से, सीओज की नियुक्ति भी हमने आकर की थी, पहले कोई सीओज की नियुक्ति नहीं होती थी, अब सीओज को भी लगाया गया है। और जिला परिषदों को उनको अलग से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी उनके लिए खड़ा किया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कराई जा रही है। सबसे पहले तो इसमें हमने पिछले दिनों में सीओज और जिला परिषद के चेयरमैन इनकी बुला करके दिन भर एक मीटिंग की थी और उसमें कुछ बातें और हमने आगे बढ़ाई है। और उसमें जो चीज दोनों बार सरपंचों के साथ और जिला परिषद के साथ जो लागू होती हैं, कुछ तो वो बता रहा हूं मैं और कुछ जो है अलग अलग से भी इनका उल्लेख करूंगा। जैसे एक तो जब से चुनाव हुआ लगभग 1 क्वार्टर का समय शेष था, क्योंकि नवंबर में शायद चुनाव हुए थे, दिसंबर आते आते इनका ओथ हुई थी, तो जनवरी से लेकर और मार्च तक ही काम के समय बचते थे। फिर भी हमने जो एसएफसी का लास्ट क्वार्टर का पैसा है उससे भी ज्यादा पैसा, कुल 1100 करोड़ रुपया इनको एलोकेट किया था तीनों को, जिसमें जिला परिषदों का 110 करोड़ रुपए था और पंचायत समिति का 165 करोड़ रुपया और पंचायतों का 850 करोड़ रुपया। तो ऐसा ये 1100 करोड़ रुपए की राशि हमने भेजी थी। इस राशि को एसएनए अकाउंट उसके अंदर जमा कराया गया था। एसएनए अकाउंट एक ज्वाइंट अकाउंट होता है और उस ज्वाइंट अकाउंट में से ही और ये लोग अपने अपने काम के हिसाब से उसमें से पैसा ये निकाल सकते हैं। जो काम हो जाएंगे या जिनके टेंडर हो जाएंगे उसका पैसा उसमें रिजर्व हो जाता है। और उसमें जिला परिषदों को हमने कई जो उस दिन निर्णय किए हैं, पहला तो हर जिला परिषद का अलग से अपना कार्यालय होगा, 22 के 22। अभी कहीं एडीसी कार्यालय में बैठते थे, कभी डीसी कार्यालय में 2 कमरे होते थे, कहीं कहीं कोई किराया पर लेकर रखते थे, लेकिन हमने हर एक जिला परिषद का अलग से कार्यालय हो, सीओ वहां सरकारी अधिकारी बैठेगा और जिला परिषद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनका अपना एक वहां सिस्टम होगा, मीटिंग्स वहां करेंगे, उनका स्टाफ वहां बैठेगा। तो ये सारा एक विषय किया गया है। इंजीनियरिंग विंग की जैसे मैंने बताई उसका गठन किया जाएगा। कर्नाटक में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जिला परिषदों का, वहां अच्छी सशक्त हैं और हमने ये भी किया है कि कुछ प्रतिनिधि जिला परिषद का, एक आध आदमी, एक आध पंचायत समिति का, सरपंचों में से भी, और कुछ हमारे अधिकारी जहां जहां पंचायती राज सिस्टम अच्छा है उसको अध्ययन करने के लिए भी जाएंगे, ताकि वहां क्या अच्छा है उसको बेस्ट प्रैक्टिस जो भी हैं देश भर में उनको अडॉप्ट करेंगे। ये हमने तय किया है। जिला परिषद को हमने जो कुछ काम उनको जिम्मे लगा दिए हैं, जिसमें जिला परिषद बस क्यू शेल्टर्स, ई लाइब्रेरीज और शिवधाम योजना के अंतर्गत जो शमशान घाट और कब्रिस्तान के जो 4 काम हमने तय किए हैं वो सब, इसी प्रकार से खेत खलियान योजना के अंतर्गत जो 5 क्रम के रास्ते हैं उनको भी अब जिला परिषद ही पक्का करेंगी। पहले अब ये 5 क्रम के जो रास्ते थे, 5 क्रम के तो हैं मार्केटिंग बोर्ड के, 4 क्रम या इससे नीचे के ये जिला परिषद करेंगी। और मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर ये जिला परिषद करेंगी। हर ब्लॉक में 5 बड़े गांव जिनकी सबसे ज्यादा आबादी है या 10,000 के आबादी के सब गांव, अगर वो 5 से ज्यादा भी हैं ब्लॉक में तो वो भी उसके अंदर स्ट्रीट लाइट लगाने की जो व्यवस्था है ये जिला परिषद के द्वारा कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में पीएचसी, स्कूल मरम्मत का कार्य ये भी जिला परिषदें करेंगी। आंगनवाड़ी भवन तथा उसका रखरखाव, मिड डे मील योजना की मॉनिटरिंग और इसका फीडबैक ये भी सब जिला परिषद के जिम्मे लगाया है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भी जैसे शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज कराती हैं, वैसे जिला परिषद घर घर कूड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया वो भी उनके माध्यम से शुरू कराई जाएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़े को जो अलग अलग उसका निष्पादन करना है, सेग्रीगेशन करना है, वो भी उनके द्वारा कराया जाएगा। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वच्छता व्यवस्था का जो बड़ा काम है ये जिला परिषदों के माध्यम से
और इसको इनिशिएट किया जाएगा। कुछ ई टेंडरिंग से होंगे, कुछ कोटेशन से होंगे। ई टेंडरिंग के जो काम होंगे उसकी क्वालिटी, उसका बाकी सब कोई भी शिकायत आएगी, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी में किसी प्रकार की, उसकी जिम्मेवारी अधिकारी की होगी, जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो उसकी गुणवत्ता को यानी तकनीकी रूप से जो जिम्मेवार है, जो साइन करेगा, जो उसको फाइनल करेगा, वो उसकी होगी। लेकिन जो कोटेशन के ऊपर किए जाने वाले काम है, इसकी जिम्मेवारी सरपंच की होगी, क्योंकि कोटेशन का काम सब उसी के ऊपर आधारित है। उसने किससे काम कराना है, कैसा काम हुआ, कैसे उसने मटेरियल लगाया, क्या किया, तो वो जिम्मेवारी सरपंच की होगी। इसलिए अब सोचना सरपंच ने और पंचायत ने है कि हम अपने इस काम को कोटेशन के आधार पर भी कराएं या ई टेंडरिंग में ही जाएं, जैसा उनको ठीक लगेगा। यानी जो मिनिमम 25 लाख वाला काम 6 लाख से नीचे या 50% वाला, उसमें भी अगर उनको लगता है कि हमें काम सेफली होने में दिक्कत नहीं आ रही तो करें। अगर उनको लगता है कि नहीं, इसमें तो हमें नहीं कठिनाई आ रही है, तो फिर वो ई टेंडर में चले जाए, छोटे काम भी चले जाए। 25 लाख तक भी टेंडरिंग में जा सकते हैं। उससे नीचे वाले तो जा ही सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। एक विषय था कि इनको जो मानदेय हम देते हैं, उस मानदेय को बढ़ाया जाए, तो हमने उसको भी अप्रैल से जो मानदेय उनको मिलेगा अब आगे 3,000 रुपए से बढ़ाकर सरपंच के लिए 5,000 रुपया किया है, और जो पंच है उसका मानदेय 1,000 से बढ़ा के 1,600 रुपया किया है, और इसको डीए रेट से साथ जोड़ दिया है। यानी जो बेसिक 3,000 और 1,000 है, इसके ऊपर डीए, जैसे आज की डेट में वैसे तो डीए 40-42% ही है, 42%। हाँ, तो 42% के हिसाब से तो ये बनता 4,200 रुपया, लेकिन अभी हमने उसको 5,000 कर दिया है। इसी प्रकार से 1,000 का भी वो 1,400 बनता, उसको 1,600 कर दिया। तो ये डीए बढ़ते बढ़ते 60% से जब ऊपर हो जाएगा, तब उनका उस डीए के हिसाब से जो उचित होगा, वो फिर 5,000 से भी ऊपर वो जा सकते हैं सरपंच, और ये 1,600 रुपए से भी ऊपर जा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला परिषद को और भी सशक्त किया है। तिमाही के लिए अलॉट 1,100 करोड़ रुपए में जिला परिषद को 110 करोड़ रुपए, ग्राम पंचायत के लिए 165 करोड़, पंचायतों के लिए 850 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। विकास को रफ्तार देने के साथ काम में पारदर्शिता लाने के लिए मनोहर सरकार गांवों में कराए जाने वाले कामों की ऑडिट कराएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जिला परिषद के सीईओ और चेयरमैन की मीटिंग अलग अलग से होगी और हर 3 महीने में जॉइंट मीटिंग होंगी, ताकि किए गए विकास कार्य का मूल्यांकन किया जा सके। और अब हम हर महीने में जिला परिषद के जो सीईओज हैं और चेयरमैन हैं, उनकी मीटिंग अलग अलग से होगी, और हर 3 महीने में एक ज्वाइंट मीटिंग इनकी हुआ करेगी, ताकि इनके काम का एक मूल्यांकन ये समय समय पर लगातार हम करते रहें। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो काम अभी तक यानी प्रदेश सरकारों के डिपार्टमेंट्स के माध्यम से ही इनिशिएट किए जाते थे, लेकिन इकाइयां बहुत हैं, 6,220 पंचायतें हैं, 150 के लगभग ब्लॉक्स हैं, 22 हमारी जिला परिषद हैं, तो इतने बड़े इकाइयों के काम को डिसेंट्रलाइज करके जितना ज्यादा कराएंगे, उतना सेवाओं का लाभ जनता को अधिक मिलेगा। इसी प्रकार एक हमारी पंचायत समिति को लेकर के भी अलग से बैठक होनी है, उनको भी कुछ काम जो हमने विचाराधीन है, लेकिन फाइनल करेंगे तो आपको बताएंगे। पंचायतों को मनोहर विकास के साथ मनोहर सौगात देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। विकास कार्यों की मीटिंग से हर पहलुओं को जांचा और परखा जा सकेगा, तो वहीं मनोहर सरकार ग्राम सभा से भी फीडबैक लेने का काम करेगी। कामों की गुणवत्ता के लिए बनाई गई क्वालिटी टेस्ट टीम से सुधार आएगा। सरकार की प्रमुखता है कि इन बिंदुओं से प्रदेश में मनोहर विकास को धार मिल सके, रफ्तार मिल सके। प्रदेश हित में नित्य निरंतर मनोहर सरकार काम कर रही है। मनोहर सरकार प्रदेशवासियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं, नीतियों का लाभ आज हर वर्ग को भरपूर मिल रहा है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब तक प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। हरियाणा सरकार का लक्ष्य समाज के सभी तबकों तक मनोहर योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए काम किए जा रहे हैं। विकास की अमिट छाप छोड़ रहा हरियाणा मनोहर लाल के नेतृत्व में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी विकासशील हरियाणा में, इसी समय नई विकासशील नीतियों के साथ। नमस्कार।